हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया ना। मेरा नाम है रुपेश कुमार महतो और आप सभी का हमारे और अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, नहीं पता होगा तो मैं आपको बता देता हूँ कि मेरा रिचार्ज ख़त्म हो गया। ठीक है, और डिप्लोमा सेकंड सेमेस्टर का मैं वीडियो अपलोड कर रहा था और 23 अक्टूबर से, जैसा कि आप सभी को पता है, कि आपका एग्ज़ाम शुरू होने वाला है। तो हमारा केवल ईवीएस, ये जो एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी है, यही एक सब्जेक्ट बच चुका है, जिसमें 6 गो टोटल यूनिट है और 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगभग मेरा मैंने बन चुका है। अब मैं आपको केवल प्रत्येक का वीडियो केवल बनाने वाला हूँ। ठीक है, और देखिए, कई सारे बच्चों का पहले का वीडियो सब में कमेंट आ रहा था कि सर आप क्वेश्चन तो दे रहे, ठीक है, वो तो अच्छी बात है, हाँ, साथ ही साथ आंसर भी बता दीजिए। तो देखिए, ये जो एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी है, इसका आंसर तो बहुत बड़ा बड़ा बनेगा, लेकिन मैं आपको की पॉइंट्स बता सकता हूँ। ठीक है, मेमोरी टिप्स, जिसको आप केवल एक बार रीडिंग करके चल जाएंगे एग्जाम में, तो आप लोग बहुत कुछ लिख करके आ जाएंगे। तो देखिए, मैं इस वीडियो में केवल आपको यूनिट 1 और यूनिट 2 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, और दोनों ही यूनिट का तीन को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। यूनिट 1 का 3 को क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और यूनिट 2 का 3 को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और साथ ही साथ तीनों का आंसर भी मैं बताते चलूंगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर आंसर भी 3 को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ भी है, यहाँ है, और देखिए तीनों का आंसर भी मैंने लिख के यहाँ पर रखा है। ठीक है, ताकि आपको समझा सके। और आंसर बहुत बड़ा बड़ा नहीं, केवल की पॉइंट्स, ठीक है, पॉइंट्स सबको लिख कर रखा है, ताकि आप लोग इस सब को पॉइंट्स को केवल पढ़ के चल जाएंगे और एग्जाम में अच्छा खासा भर के पेज को भर के आ जाएंगे। तो चलिए, ज़्यादा समय नहीं गवाते हैं और स्टार्ट करते हैं। आप वीडियो में एकदम शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, देख लीजिए, लिखा हुआ है कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम जानते ना? नहीं जानते, कोई बात नहीं, आगे मैं बताऊंगा। तो उसका कंपोनेंट्स बताना है। ठीक है, इकोसिस्टम का कंपोनेंट्स। उसके बाद देख लीजिए, तीनों क्वेश्चन मैं आपको पढ़ करके समझा देता हूँ। दूसरा क्वेश्चन, एक्सप्लेन द ग्रीन हाउस इफेक्ट। आपको ग्रीन हाउस इफेक्ट को एक्सप्लेन करना है। ग्रीन हाउस इफेक्ट आपने बचपन में सुना होगा। एंड इट्स रोल इन ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग में ग्रीन हाउस इफेक्ट का क्या भूमिका है, ठीक है, इसको भी बताना है। और तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट आर द कॉजेज एंड इफेक्ट्स ऑफ ओजोन डिप्लेशन। जो ओजोन परत का जो क्षय हो रहा है, उसका कारण क्या है और उसका प्रभाव क्या क्या पड़ रहा है, ठीक है, वो सबको बताना है। तो 3 को क्वेश्चन यूनिट 1 का है, तो तीनों का पहले आंसर देख लेते हैं, फिर यूनिट 2 का 3 क्वेश्चन देखेंगे। तो सबसे पहले देख लीजिए दोस्तों, इकोसिस्टम पूछा था, उसका कंपोनेंट्स को बताना है। तो इकोसिस्टम अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं बता देता हूँ। इकोसिस्टम इज अ कम्युनिटी ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। ठीक है, लिविंग कंपोनेंट्स माने जो भी जीवित वस्तुएं हैं, और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स यानी जो नॉन माने जो अजैविक है, ठीक है, जो मृत है, सभी को मिला करके, ठीक है, इंटरेक्टिंग इन स्पेसिफिक एनवायरनमेंट, यानी सभी को मिला करके एक एनवायरनमेंट जो बनता है, उसको हम लोग इकोसिस्टम कहते हैं। वो एक तालाब भी हो सकता है, वो एक नदी भी हो सकता है, वो एक समुंदर भी हो सकता है, वो एक जंगल भी हो सकता है, वो एक रेगिस्तान भी हो सकता है। सभी क्या है, अपने आप में एक इकोसिस्टम है। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए, मतलब इकोसिस्टम एक ऐसा जगह है जहाँ पर लिविंग चीज़ भी है और नॉन लिविंग चीज़ भी है, ठीक है, साथ ही साथ। तो ये हो गया। अब उसका कंपोनेंट्स को देख लेते हैं कि क्या क्या कंपोनेंट्स। अब देखिए, यहाँ पर जो मैंने है ना, नेट से यूज़ नहीं किया, ठीक है, जो आंसर जो लिया है वो नेट का यूज़ करके नहीं, जो आपका सिलेबस में जो पॉइंट दिया है उसी को लिखा है। ठीक है, सिलेबस में आपका आंसर भी दिया है, आप लोग अगर ठीक से देखेंगे तो सिलेबस में आपका आंसर भी दिया है। ऐसे तो नहीं होता है। स्ट्रक्चर देखिए, जो ये जो इकोसिस्टम है उसका कंपोनेंट्स, तो उसका कंपोनेंट 2 कंपोनेंट, एक बायोटिक कंपोनेंट है और अबायोटिक कंपोनेंट है। तो बायोटिक कंपोनेंट में जितने भी जीवित ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं, जितने भी जीवित वस्तु है, जैसे क्या क्या, पेड़ पौधे, जंगली जानवर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी छोटे छोटे सूक्ष्म जीव, सारा क्या है, बायोटिक कंपोनेंट्स है। और अबायोटिक कंपोनेंट्स मतलब जितना भी निर्जीव वस्तु है, जैसे लाइट, टेम्परेचर, वाटर, सॉइल यानी मिट्टी, ये सब जितना भी नॉन लिविंग थिंग्स जो है वो अबायोटिक कंपोनेंट्स में हो जाते हैं। उसके बाद थोड़ा सा और एक्स्ट्रा देख लेते हैं, टाइप्स, यानी इकोसिस्टम का टाइप कितना है। तो इकोसिस्टम का आपका सिलेबस में दिया है। और जो एक्वाटिक इकोसिस्टम है उसी के अंदर में 2 और दिया है। क्या दिया है? एक दिया है लैंटिक, मतलब जो स्टैंडिंग वाटर, यानी जो पानी रुका हुआ है ना, जैसे लेक और पॉन्ड, तालाब वगैरह का पानी रुका रहता है ना, तो वो जो इकोसिस्टम है उसको एक्वाटिक इकोसिस्टम का लैंटिक इकोसिस्टम बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद लोटिक इकोसिस्टम में क्या होता है, जो पानी है वो स्थिर नहीं रहेगा, वो फ्लो करेगा, जैसे नदी हो गया, स्ट्रीम हो गया। ये जो नदी, स्ट्रीम, ये कौन सा टाइप का इकोसिस्टम है? ये आपका एक्वेटिक इकोसिस्टम है, लेकिन लोटिक टाइप का है। ठीक है, लोटिक यानी फ्लोइंग वाटर वाला इकोसिस्टम। और जो दूसरा टाइप है इकोसिस्टम का, 2 ही टाइप होता है, एक एक्वेटिक इकोसिस्टम और एक टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम।
कहीं कहीं 3 टाइप्स का दिखाता है, जिसमें टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और फिर तीसरा टाइप में ग्रासलैंड को दिखाता है। लेकिन ग्रासलैंड हमारा टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के ही अंदर में आ जाता है, जैसे फॉरेस्ट हो गया, जंगल, ग्रासलैंड घास का मैदान, और डेजर्ट यानी रेगिस्तान, ये सब क्या है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के अंदर में आता है। उसके बाद देख लेते हैं, ये हो गया मेरा इकोसिस्टम का। देखिए बहुत छोटा सा आंसर है, ठीक है, आप लोग एकदम पॉइंट मुंह में एकदम याद कर सकते हैं। उसके बाद इकोसिस्टम का हमने क्या देखा, उसमें हमने क्या देखा, इकोसिस्टम का डेफिनेशन देख लिया, स्ट्रक्चर में उसका कंपोनेंट जो हमारा क्वेश्चन में पूछा वो देख लिया, और उसके बाद हमने एक्वाटिक इकोसिस्टम और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के 2 टाइप देखा। एक्वाटिक इकोसिस्टम में उसका अंदर में और 2 टाइप था, एक लोटिक था, एक लैंटिक था। लैंटिक में जितना भी स्टैंडिंग वाटर यानी रुका हुआ पानी वाला, और लोटिक में फ्लोइंग वाटर, ठीक है, बहने वाला पानी वाला। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन था कि ग्लोबल वार्मिंग, दूसरा क्वेश्चन था कि ग्रीन हाउस इफेक्ट से आप क्या समझते हैं, ग्लोबल वार्मिंग में ग्रीन हाउस इफेक्ट का क्या रोल है, क्या भूमिका है। तो देखिए इसका भी बहुत छोटा सा आंसर है, ठीक है, एकदम की पॉइंट जिसको आप केवल पढ़ सकते हैं और एग्जाम में जाकर के अच्छा खासा अपने दिमाग से लिख करके अपने नॉलेज का यूज़ करके आप अच्छा खासा पेज को भर सकते हैं। देखिए ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, तो ग्लोबल वार्मिंग एकदम सिंपल सा शब्दों में क्या है, राइज इन अर्थ एवरेज टेम्परेचर ड्यू टू इंक्रीज ग्रीन हाउस गैसेज। ग्रीन हाउस गैसेज का बढ़ जाने के कारण जो धरती का एवरेज जो टेम्परेचर है वो भी बढ़ जाता है। तो इसी फेनोमिना की, इसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग आपको समझ में आ गया, यानी ग्रीन हाउस गैसेज के बढ़ जाने के कारण, इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज ग्रीन हाउस गैसेज। अब ग्रीन हाउस गैसेज क्या क्या वो भी आगे मैं बताऊंगा। तो ग्रीन हाउस गैसेज के बढ़ जाने के कारण धरती के एवरेज टेम्परेचर भी बढ़ जाता है, धरती का जो एवरेज टेम्परेचर है वो भी बढ़ जाता है। तो इसी धरती के एवरेज टेम्परेचर का बढ़ना, इसी घटना को हम लोग ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, ठीक है। अब ग्लोबल वार्मिंग का कारण क्या है, हैं किस किस कारण से ग्लोबल वार्मिंग होता है। तो देखिए इसका कॉजेज है फॉसिल बर्निंग फॉसिल फ्यूल। जैसे हम लोग जीवाश्म ईंधन को जलाते हैं तो जो भी उससे गैसेज निकलती है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, कोयला को जलाने से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, तो ये सब क्या करता है, पूरा वातावरण का टेम्परेचर को बढ़ा देता है। डिफॉरेस्टेशन, जंगलों का कटाई होगा तो फिर क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो हम अपने नाक से छोड़ रहे हैं उसका अवशोषण करने वाला, एब्जॉर्ब करने वाला कोई नहीं रहेगा, जिस कारण से कार्बन डाइऑक्साइड पूरा वातावरण में फैल जाएगा, बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाएगा, जिस कारण से आपका टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और उसी फेनोमेना ग्लोबल वार्मिंग भी कहते हैं। यानी डिफॉरेस्टेशन भी एक बहुत बड़ा कारक है। फिर इंडस्ट्रियल प्रोसेस, जो इंडस्ट्रीज़ के चिमनी से जो धुएँ निकलते हैं वो सब भी क्या करते हैं, वातावरण का टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं। जो ग्रीन हाउस गैसेज, ये सारा ग्रीन हाउस गैसेज है और ये सब क्या करते हैं, मेरा ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनते हैं। और इसका इफेक्ट, इसका ग्लोबल वार्मिंग से हमारा ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। ग्लोबल वार्मिंग से देखिए क्या प्रभाव, सबसे पहला तो ये एनवायरनमेंटल में फैल रहा है, यानी एनवायरनमेंट को एकदम ख़राब करता है, यानी क्लाइमेट चेंज पूरा क्लाइमेट को बदल देता है। जैसे हम लोग सुने हैं, देखे भी हैं कि गर्मी के दिनों में बरसात होती है, बरसात के दिनों में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। तो क्या है ये सब, क्या है, ये सब हमारा क्लाइमेट चेंज है। उसके बाद सी लेवल राइज, जल स्तर भी बढ़ जाता है, आप लोग देखे होंगे। उसके बाद एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, बहुत सारा वेदर इवेंट्स भी होते हैं, ठीक है। तो कहीं पर चक्रवात आ जाता है, तो ये सब किस कारण से होता है, टेम्परेचर चेंज, क्लाइमेट चेंज के कारण होता है। तो ये हो गया मेरा ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है। जो ग्रीन हाउस इफेक्ट ही मेरा ग्लोबल वार्मिंग का, मतलब ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण ही ग्लोबल वार्मिंग हो रहा था, तो ग्रीन हाउस गैसेज के कारण हो रहा था। तो ग्रीन हाउस गैसेज भी देख लेते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन, ये सब हो गया ग्रीन हाउस गैसेज का, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया, ये सब सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब सारा चीज़ ग्रीन हाउस गैसेज है, ठीक है। तो ग्रीन हाउस गैसेज से ही एक होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट में क्या होता है, जो हीट है, सनलाइट से जो हीट आ रहा है वो बाहर नहीं जा पाता है ना, पराबैंगनी किरणें जो आ रही है वो फिर से धरती से होकर बाहर नहीं जा पाती है, यानी ट्रैपिंग हीट फ्रॉम सनलाइट, यानी सनलाइट से आती हुई जो किरणें हैं वो धरती में ही फंस जाती है, वो निकल नहीं पाती है ना, जिस कारण से अंदर में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, धरती के अंदर में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसी नेचुरल प्रोसेस को, इसी प्राकृतिक फेनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। और ये इन्हांस्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड इमिजन, मानव क्या करता है, नाक से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, मीथेन इमिजन, कोई जीवाश्म ईंधन जलाते हैं तो उससे मीथेन वगैरह गैस सब निकलता है। तो ये सब से क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट को बढ़ाने का बहुत बड़ा ये जो मुद्दा है वो क्या है, ये बहुत बड़ा फैक्टर कौन है, ह्यूमन एक्टिविटीज़, ठीक। ये तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन था आपका, जो ओजोन क्षय होने का कारण, उसका प्रभाव क्या है।
तो ओजोन क्षय होने का जो कारण है वो तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि सीएफसी जो फ्रिज से निकल रही है गैसेज वही सब है। आपको पता है, आपने पढ़ा था, जो फ्रिज से हम लोग जो गैसेज निकल रहा है, फ्रिज से कौन सा गैस निकलता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सीएफसी। और साथ ही साथ दूसरा फैक्टर भी है, दूसरा एक गैस भी है हेलोन्स। ये भी क्या करता है? ओजोन परत को क्षय करता है। तो ये इसका कॉजेज हो गया जिस कारण से ओजोन परत क्षय हो रहा है। अब उसका प्रभाव क्या पड़ रहा है? उसका प्रभाव ये पड़ रहा है कि यूवी रेडिएशन इंक्रीज करता है। जो अल्ट्रा वायलेट जो रेज है, जो पराबैंगनी किरणें हैं, वो सब बढ़ रहा है, बढ़ रहा है ना है। ओजोन परत यदि क्षय हो रहा है तो सूर्य की किरणें सीधे धरती पर आ रही है। इस कारण से क्या है? स्किन कैंसर हो रहा है ना, आई में डैमेज हो रहा है, त्वचा में ज़्यादातर स्किन कैंसर ये सब होता है। बीमारी भी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। बालों पर भी साइड इफेक्ट करता है। तो आई डैमेज, ठीक है, आंखों की जो पुतलियाँ है उस पर भी डैमेज करता है। तो ये सब क्या है? ये सारा चीज़ जो है ना वो मेरा ये जो ओजोन परत का क्षय होने के कारण होता है, ठीक है। तो यूवी रेडिएशन इंक्रीज, स्किन कैंसर और आई डैमेज, ये इफेक्ट आप लोग लिख दीजिएगा, ये प्रभाव पड़ता है। अब ये सबको जोड़ करके आपको बहुत ज़्यादा आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने जो बेसिक जो आपको था जानकारी वो मैंने आपको याद करा दिया खाली। ये सब आप लोग जानते बहुत पहले से आपने पढ़ा भी है। बात तो सही है। अब यूनिट 2 को देख लेते हैं, ठीक है। यूनिट 2, तो यूनिट 2 में जो 3 को क्वेश्चन वो है, आपको मैं पढ़कर बता देता हूँ, समझा देता हूँ क्वेश्चन क्या है, उसके बाद मैं तीनों का आंसर भी बता दूंगा। तो डिस्क्राइब द सोर्स एंड इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन, जो वायु प्रदूषण का सोर्स यानी कहाँ से वायु प्रदूषण होता है। हाँ, वायु प्रदूषण का जो सोर्स है वो क्या है और उसका प्रभाव क्या पड़ता है हमारे एनवायरनमेंट पर या फिर हमारे दैनिक जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है वायु प्रदूषण का। तो इफेक्ट बताना है और सोर्स बताना है। दूसरा क्वेश्चन है एक्सप्लेन द कंट्रोल मेजर्स फॉर पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट्स, जो पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट्स है यानी जो प्रदूषण करते हैं, वायु प्रदूषण करते हैं, उसको कंट्रोल करने का मेजर्स क्या क्या, उसका नियंत्रण का कदम क्या क्या उठा सकते हैं हम। उसके बाद तीसरा जो क्वेश्चन है वो व्हाट आर द की प्रोविजंस ऑफ द एयर यानी प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981, जो 1981 में एक धारा माने एक नियम लाया गया था, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए एक एक्ट लाया गया था, ठीक है। 1981 साल का नाम दे दिया 1981। तो इसका की प्रोविजंस क्या है, उसमें क्या क्या कदम उठाया गया था, तो वही सब लिखना है। तो चलिए मैं बहुत डिटेल में तो नहीं जाऊंगा, लेकिन बहुत शॉर्ट तरीके से मैं आपको आंसर बता देता हूं ताकि आप लोग एग्जाम में जोड़ जाड़ के खुद से लिख सकेंगे। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? देखिए, एयर पोल्यूशन का सबसे पहले सोर्स था और उसका इफेक्ट क्या था। तो सोर्स देखिए, सोर्स एयर पोल्यूशन का नेचुरल सोर्स भी है, मैन मेड सोर्स भी, यानी बहुत ज़्यादा माने क्या, धरती में प्राकृतिक घटनाओं के कारण जैसे जंगल में आग लग जाती है तो उससे जो धुआं हो रहा है तो वो भी एयर पोल्यूशन कर रहा है, तो वो नेचुरल सोर्स हो गया। जैसे मान लेते ज्वालामुखी विस्फोट हो रहा है, तो ज्वालामुखी विस्फोट के कारण जो माने जो जहरीली गैसेस वगैरह या फिर डस्ट वगैरह जो निकलते हैं तो वो भी क्या करते हैं, वो भी हमारे प्रदूषण करते हैं, वो भी हमारे एनवायरनमेंट को ख़राब करते हैं। तो ये सब जो हो गया इस पर हमारा कंट्रोल नहीं रहता, ये नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है, नेचुरल सोर्स है एयर पोल्यूशन का। उसके बाद दूसरा जो हम लोग अपने से जो करते हैं यानी जो मनुष्य के द्वारा जो किया जाता है वो मैन मेड सोर्स क्या है, जैसे इंडस्ट्रियल इमिशन, जो फैक्ट्री वगैरह में जो चिमनियों से जो धुआं वगैरह निकलता है जिससे वायु प्रदूषण होता है, तो वो एक हो गया इंडस्ट्रियल इमिशन। उसके बाद व्हीकल एग्जिस्ट यानी जो हम लोग गाड़ी वगैरह चलाते हैं तो उससे जो धुएँ वगैरह निकलते हैं, है ना, व्हीकल से, तो उससे भी एयर पोल्यूशन होता है। अभी तक हमने एयर पोल्यूशन करने वाले कौन कौन जहरीली गैसें वो नहीं नाम पढ़ा है, तो वो भी देख लेते हैं। एयर पोल्यूटेंट्स, ठीक है, प्रदूषक, तो हवा प्रदूषक कौन है, वायु प्रदूषक। जैसे पार्टिकुलेट मैटर, तो पीएम, पार्टिकुलेट मैटर कुछ मैटर से, है ना, कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पर नाम तो नहीं दिया, इसका खाली नाम ही लिख दिया है पार्टिकुलेट मैटर पीएम, ठीक है। ये भी आप लोग ये वर्ड याद रखेगा, ये आपका सिलेबस का है। और गैसेज, जैसे कौन कौन गैसेज है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है, NOx यानी एक्स का वैल्यू यहाँ पर 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। ये सब क्या है, नाइट्रोजन का ही ऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, फिर सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर का ऑक्साइड, कार्बन का ऑक्साइड। तो ये सब क्या करते हैं, वायु प्रदूषण का कारक है, ठीक है, वायु प्रदूषण ये सब के कारण होता है। चलिए, उसके बाद इफेक्ट्स यानी वायु प्रदूषण से हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। तो रेस्पिरेट, जैसे वायु प्रदूषण, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सांस लेते हैं ना, तो वायु अगर प्रदूषित रहेगा तो सांस लेंगे तो हमारे क्या होगा, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होगा, सांस लेने में दिक्कत होगा, कार्डियो वैस्कुलर डिजीज, हमारे हृदय में कुछ रोग हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये हो गया हमारा जो पहला क्वेश्चन था उसका आंसर, यानी एयर पोल्यूशन का सोर्सेज एंड इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन। A few moments later. सेकंड क्वेश्चन था कि जो हमारा प्रदूषक था उसको हम लोग कंट्रोल करने का, यानी जो पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट्स थे उसको कंट्रोल करने का क्या क्या मेजर्स है।
तो उसका देखिए आपका सिलेबस में ये दो मेथड दिया गया है, ठीक है, एक साइक्लोन सेपरेटर और दूसरा दिया है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। ये सब का जो है ना स्ट्रक्चर वगैरह है, बहुत कुछ है ना। तो ये सब अगर आप लोग नेट से देख लीजिएगा थोड़ा बहुत, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि ये सब का मेन काम क्या है। इसका मेन काम यही है, रिमूव पार्टिकुलेट मैटर, यानी जो मैटर यानी जो वस्तुएं पर्यावरण को प्रदूषित कर रही है, यानी जो एयर पोल्यूशन का कारक है उसको केवल छांटता है, यानी एक मतलब क्या बोलते हैं छलनी की तरह है, ठीक है, उसको रिमूव करता है। तो साइक्लोन सेपरेटर क्या करता है, सेपरेटर है, छांटता है। किसको छांटता है, किसको छांटता है, अलग किसको करता है, पार्टिकुलेट मैटर को, जो एयर पोल्यूशन का कॉजेज है, ठीक है, जो कारक है, फैक्टर है। उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, ये भी क्या करते हैं, वही काम करता है, रिमूव पार्टिकुलेट मैटर को, यानी जो एयर पोल्यूशन का जो पोल्यूटेंट्स है उसको रिमूव करता है, सिंपल सा। उसके बाद देख लेते हैं, ये दूसरा क्वेश्चन का आंसर हो गया। तीसरा क्वेश्चन का आंसर देखिए, तीसरा क्वेश्चन का आंसर बहुत छोटा है। लिखा था कि वो जो कदम लाया गया तो वो जो नियम था 1981 एक्ट, ठीक है, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट, यानी पोल्यूशन जो बढ़ता पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए और उसको प्रिवेंशन यानी उससे बचाव का क्या क्या हम उसमें अपना योगदान दे सकते हैं, है ना। तो उसमें 1981 का एक एक्ट था, उसमें क्या क्या बताया गया था, तो उसका क्या क्या मेजर्स था, ठीक है, क्या क्या कदमें उठाए गए थे। तो उसमें रेगुलेट इंडस्ट्रियल, देखिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग प्राकृतिक चीज़ को तो रोक नहीं सकते। क्या हम लोग ज्वालामुखी फट रहा है उसको रोक सकते हैं, नहीं ना। क्या हम लोग और दूसरा क्या था, दूसरा जो जंगल में आग लग रहा है, क्या उसको हम रोक सकते हैं, नहीं। गर्मी के दिनों में तो अपने आप जंगल में आग लगवे करेगा, फिक्स से, सूखे पत्तियों के जलने से जो सूर्य की किरणें आती है जिस कारण से जंगल में आग लग जाती है ना। तो ये भी है, तो उसको तो हम रोक नहीं सकते, लेकिन जो हम लोग मैन मेड है सोर्स, हाँ, उसको तो कम से कम कर सकते हैं। चलिए पूरा तरीके से रोक देंगे तब तो डेवलपमेंट रुक जाएगा, तो हम लोग रोक नहीं सकते, कम कर सकते हैं। इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। तो जो इंडस्ट्रियल जो इमिशन, जो इंडस्ट्री से जो हम धुएं निकाल रहे चिमनियों के माध्यम से, उसको हम, या हो सकता है उसको फिल्टर करके निकालिए, हैं। तो ये भी सरकार ने कहा है कि बड़े बड़े फैक्ट्रीज को कि आप जो चिमनी से जो धुएं निकाल रहे हो उसको फिल्टर करके निकालिए, वो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो उसको आप रेगुलेट कीजिए, ठीक है। उसके बाद सेट्स स्टैंडर्ड फॉर एयर क्वालिटी, आप एयर का क्वालिटी को भी उसका स्टैंडर्ड रख दीजिए कि आप इससे ख़राब धुआं का यूज़ नहीं कर सकते। उस पर देखते होंगे कि धुआं परमिट भी होता है रोड वगैरह में, जो गाड़ी चलते हैं वो सब, उससे एयर पोल्यूशन होता है। तो एयर पोल्यूशन का सरकार ने परमिट भी बनाया कि आप बिना अलाउ का आप इस तरीके से वाहन का यूज नहीं कर सकते, ठीक है। धुएँ वार ज़्यादा धुआं देखते होंगे, जो वाहन सब जो ज़्यादा व्हीकल सब, जो ऐसे व्हीकल्स ज़्यादातर आप लोग देखे होंगे हीरो होंडा वगैरह सब में बहुत ज़्यादा धुआं, काला धुआं निकलता है ना। ग्लैमर वगैरह सब में, कोयला वाला गाड़ी सब में, है ना, बहुत ज़्यादा धुआं निकलता है। तो वो सब अगर पुलिस देख लेगा रोड में तो चालान काट देगा, इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता, ठीक है। तो वो सब एयर पोल्यूशन का, तो इसलिए सरकार ने यह भी बताया कि आप एयर क्वालिटी को, है ना, एयर क्वालिटी, एयर को एकदम उसके क्वालिटी को बढ़ाने के लिए आप उसमें स्टैंडर्ड कर दीजिए, सेट स्टैंडर्ड्स, है ना, कुछ नियमें बना दीजिए। तो ये सब सरकार ने कुछ कदम उठाया। आप और भी जोड़ जाड़ के लिख सकते हैं, जो आपके मन में आ रहा है, जो आपको लग रहा है कि ऐसा होना चाहिए, वो मान लेते वो होगा अंदर में, है ना। और ज़्यादा आपको डिटेल में जाना है तो गूगल वगैरह में सर्च करके देख सकते हैं। तो बस ये 3 को क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखिए, आंसर इसलिए मैं बताया कि कीवर्ड्स केवल इंपॉर्टेंट, केवल आप पढ़ के जाने के लिए। अब महाभारत जैसा लिख देंगे तब फिर मान लेते एग्जाम के दिन आप इतना पढ़ के जाने सही है, नहीं ना। नहीं। लेकिन देखिए तो 3 मिनट में आप पढ़ लीजिएगा इतना, आप फिर 6 यूनिट यानी मतलब 10-15 मिनट में आप पूरा एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी पूरा पढ़ के जा सकते हैं। तो ये 3 को क्वेश्चन आपको कैसा लगा, आप हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इसका पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में भेज दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप यानी कौन सा टेलीग्राम ग्रुप, PSM जोन में, PSMZONE जोन, ये हमारा पॉलिटेक्निक वाला टेलीग्राम ग्रुप है, ठीक है। उसमें मैं इसका पीडीएफ भेज दूंगा, आप जा करके इसको रीड कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, और एग्जाम में डिट्टो ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए कोई क्वेश्चन 3 नंबर का है तो ये एकदम सटीक आंसर लिखे तो 2 नंबर से तो कहीं 1 नंबर नहीं काटेगा, 2 नंबर से तो कट भी नहीं करेगा, है ना। 2 नंबर एकदम फिक्स देवे करेगा, क्योंकि उसको सटीक आंसर मिल रहा है ना, भले आप लंबा चौड़ा नहीं लिखे कोई बात नहीं, सटीक आंसर मिल रहा है ना। तो ठीक है, तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक पढ़ते रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।